दोस्तों हम सभी ने अपने बचपन में WWE तो देखा ही होगा। एटलीस्ट भारतीय बंदों के बारे में मैं बात कर ही सकता हूँ। हम सभी WWE के फैंस हुए करते थे एक ज़माने में। काफ़ी सारे लोग अभी भी WWE देखते हैं। मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ। क्यों WWE की इतनी पॉपुलैरिटी हमारे देश में क्यों है? क्योंकि WWE में वॉरियर मेंटालिटी एक थीम होती है। एंड आई फील कि वो थीम हमारे कल्चर में, हमारे भारतीय समाज में भी प्रेजेंट है कि यार जो भी लाइफ में कर रहे हो ना, एक योद्धा की तरह करो। मोटिवेशन कहाँ से आती है? वही वॉरियर मेंटालिटी से निकल कर आती है। स्ट्रैटेजी कहाँ से आती है? वही वॉरियर मेंटालिटी से निकल कर आती है। सक्सेस, सफलता, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, काम, वो सारी चीज़ें वॉरियर मेंटालिटी से निकल कर आती है। यह है मेरे बचपन की एक स्टोरी जहाँ मेरी खुद की वॉरियर मेंटालिटी एकदम सॉलिड बन गई थी। एंड आई फील कि उसी वॉरियर मेंटालिटी की सॉलिडिटी की वजह से, सॉलिडनेस की वजह से जो भी आज मुझे मिला है, जितना भी डिसिप्लिन मैंने अपनी लाइफ में लाया है, वो मेरे लाइफ के इस फेज़ की वजह से है। मैं खुद एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मेरे अनुसार हर इंसान का एक छिपा हुआ स्पोर्टिंग टैलेंट होता है। शायद आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, आप फुटबॉल या क्रिकेट अच्छे से नहीं खेल सकते हो, पर कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर होगा जिसमें आप अच्छे होंगे। वो मेरे लिए था मार्शल आर्ट्स, और स्पेसिफिकली जूडो। जितना भी मैंने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा, आई फील कि अगर आप उन सारी चीज़ों को मिला दोगे और उन्हें एक साइड रखोगे, और जो मैंने स्पोर्ट्स की दुनिया, स्पेसिफिकली मेरी जूडो प्रैक्टिस से सीखा, अगर आप उन चीज़ों को एक साइड पे रखोगे, तो आई फील कि ये सब जूडो, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिसेस ने मेरे करियर में मुझे फ़ायदा दिया है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक पॉडकास्टर हूँ, और मेरा काम है मेरी लाइफ की लर्निंग्स आपके साथ शेयर करना। जो मैंने खुद की लाइफ में सीखा है वो आपके साथ शेयर करना। जूडो, ताइक्वांडो, ये दोनों चीज़ें मैंने सीखी है, बाकी के मार्शल आर्ट्स भी किए हैं। बचपन में मुझे याद है कि जूनियर केजी में ही मुझे मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करना था, पर मेरी मम्मी को लगा कि यार मेरा बेटा मर जाएगा, मैं मार्शल आर्ट्स में नहीं भेजूंगी। एंड आई गेट इट, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मम्मी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप सेकेंडरी स्कूल में चले जाओ, तब आपको मार्शल आर्ट्स में भेजूंगी। जब मेरा 4th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, मैंने मेरा स्कूल शिफ्ट कर दिया। पहले मैं एक डॉन बॉस्को नाम के स्कूल में जाता था, उसके बाद मैं धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में चला गया। ये बॉम्बे का एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, बेहतरीन स्कूल माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड। एंड आई ऑनेस्टली फील कि जो भी मेरी मेंटालिटी आज है, जिस तरह से मेरी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, जिस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है अडल्टहुड में, उसकी शुरुआत हुई थी वो स्कूल में। क्योंकि वहाँ को करिकुलर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। को करिकुलर्स होते क्या है? को करिकुलर्स मतलब जब आपकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है, आपने पढ़ाई कर ली है, दिन के 4 बज गए, उसके बाद आप स्पोर्ट्स क्या खेलोगे? आप अपनी एकेडमिक्स से बाहर क्या सीखोगे? नेचर के बारे में सीखोगे, आर्ट सीखोगे, सिंगिंग सीखोगे, डांस सीखोगे, स्पोर्ट्स खेलोगे। हर स्टूडेंट को मेरे स्कूल में बताया जाता था कि आपको अपने हफ्ते के 2 अलग अलग को करिकुलर्स चुनने हैं, और अगर आप किसी भी को करिकुलर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट करोगे, आपको ये भी ऑप्शन मिलेगी कि दोनों को करिकुलर्स में आप वही एक्टिविटी कर सकते हो। जब मैंने वो फॉर्म देखा, मेरी आंखें डायरेक्टली पड़ी कहाँ? जूडो पर। जूडो शब्द देखकर ही मेरे दिल में कुछ हो गया। मुझे पता था कि इस मार्शल आर्ट में, इस एक्टिविटी में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी जो मुझे फ़ायदा देगी बाद में, जो मेरे दिल से बातें करेगी। मेरे पहले जूडो के सेशन में मेरी मुलाकात हुई मेरे सेंसाई से, मेरे गुरुजी से। उनका नाम है कावस बिलमोरिया। मेरे असिस्टेंट गुरुजी है खुशनूर जिजीना। गुरुजी को जापानीज़ में हम सेंसाई कहते हैं। सेंसाई मतलब एक इंसान जो आपको टेक्निक सिखाएगा, जूडो का टेक्निक सिखाएगा। पर जब आप कोई भी मार्शल आर्ट सीख रहे हो ना, आप टेक्निक के अलावा बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। आपकी अडल्ट लाइफ में जो आपको स्किल्स चाहिए सफलता के लिए, मेंटल टफनेस के लिए, दिल की क्षमता के लिए, वो सब चीज़ें आप सीखते हो बचपन में, अगर आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हो तब। ये अगर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट सुन रहा है या देख रहा है, अब मार्शल आर्टिस्ट को पता रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किस नज़रिए से बात कर रहा हूँ। जूडो, कावस बिलमोरिया मेरे सेंसाई ने मुझसे कहा आप आ जाओ, आप बहुत एंथुजियास्टिक लग रहे हो। मार्शल आर्ट्स में क्या होता है? किक्स होते हैं, पंचेस होते हैं। जूडो बिल्कुल WWE की तरह होता है। जूडो में क्या होता है? आपको अपने अपोनेंट को थ्रो करना है, जैसे कुश्ती में होता है ना, आपको उनको थ्रो डाउन करना है। पर थ्रोज आप कैसे भी नहीं कर सकते, थ्रोज के पीछे टेक्निक्स होते हैं।
जॉन सीना का फिनिशिंग मूव देखा है, ए, वो एक्चुअली एक जूडो थ्रो है। अगर आप ब्रॉक लेसनर को भी स्टडी करोगे, उनका फिनिशिंग मूव था F5, वो भी एक जूडो का वेरिएंट है। काफ़ी सारे मूव्स जो आप WWE में देखते हो जूडो से इंस्पायर्ड है यार। और तो और काफ़ी सारे MMA चैंपियंस जैसे रोंडा राउजी भी एक्चुअली जूडो काज है। जूडो का मतलब क्या? जूडो के स्टूडेंट्स को हम जूडो का बोलते हैं। मैं भी एक जूडो का हूँ। 6 सालों तक मैंने जूडो किया, इंटेंसली किया, एडवांस जूडो तक पहुँचा। मैंने चोक्स और लॉक्स भी सीखे हैं। 16 साल की उम्र पर मुझे जूडो स्टॉप करना पड़ा सर्जरीज़ की वजह से, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरे जूडो के इंजरीज़ हुए थे, शोल्डर्स में इंजरीज़ हुए थे और मुझे ब्लैक बेल्ट नहीं मिली। उसका दुख आज भी मेरे दिल में थोड़ा सा है कि यार ब्लैक बेल्ट क्यों नहीं मिली मुझे, ब्लैक बेल्ट तक काम क्यों नहीं किया। शायद जब ये सब हसल ख़त्म हो जाएगा, जब ये बिजनेसेस बन जाएंगे, जब मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा लाइफ में, मैं फिर से जाकर जूडो सीखूंगा मतलब मैंने सीख लिया, बट मैं उस स्टडी को कंटिन्यू करूँगा और ब्लैक बेल्ट हासिल करूँगा। क्योंकि ब्लैक बेल्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ब्लैक बेल्ट ले ली तो आप किसी को भी जाकर मार सकते हो। ब्लैक बेल्ट या जो भी बेल्ट्स होते हैं जूडो में या कोई भी मार्शल आर्ट में, वो आपके डिसिप्लिन का एक सिंबल होते हैं, वो आपके नॉलेज का एक सिंबल होते हैं, वो आपके एडवांसमेंट का एक सिंबल होते हैं। अगर आपने ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली, वो एक बैज ऑफ ऑनर की तरह है कि ठीक है आपको जूडो आता है, अगर चाहिए तो आप किसी को मार सकते हो, जोर से मार सकते हो, पर इसका ये मतलब है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। लाइफ में अगर सफलता चाहिए ना, पहले एक अच्छे स्टूडेंट बनो, एक अच्छे लर्नर बनो, फिर सब कुछ हासिल हो जाएगा। पर चलो जूडो की बात करते हैं। मेरे पहले क्लास में कावत सर ने मुझे कॉल आउट किया, मुझसे कहा कि यार आपको एक बेसिक जूडो मूव सिखा देता हूँ जिसका नाम है हिप थ्रो। जूडो के ABCs होते हैं थ्रोज, और जूडो का A होता है हिप थ्रो। अगर आप जूडो की मैच खेल रहे हो, आपको या तो अपने अपोनेंट को फेंकना, जोर से फेंकना और उन्हें उनके बैक पर लाना, या उनको टैप आउट करवाना है, या उनको नीचे 25 सेकंड तक पकड़ के रखना है, पिनफॉल की तरह। जो WWE में पिनफॉल होता है ना, 1 2 3 ओके यू विन, ये कॉन्सेप्ट आया है जूडो से। तो पहले आपको सिखाए जाते हैं थ्रोज। कावत सर ने पूछा अच्छा अभी किसको थ्रो सीखना है, पर मैं थ्रो करूंगा किसी को। मैंने मेरा हाथ ऊपर किया, मैं गया, कावत सर ने मुझे थ्रो किया, आवाज़ जोर की आई, पर मुझे तो मज़ा आ रहा। थोड़ा पेन हुआ, थ्रो का पेन होता है। आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो, आप एक आर्ट सीख रहे हो जिससे आप दूसरों को चोट पहुंचा सकते हो। ये हमें पहले सिखाया जाता है कि यार आप ये इसलिए नहीं सीख रहे हो ताकि आप दूसरों को चोट पहुंचा सके, या आप इसलिए सीख रहे हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका डिसिप्लिन बढ़े। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा स्पोर्ट होता है जो वो बहुत आसानी से सीख जाते हैं। मेसी के लिए था फुटबॉल, सचिन विराट के लिए था क्रिकेट, आई फील मेरे लिए था जूडो। फिर जैसे जैसे मेरी ट्रेनिंग एडवांस होने लगी और हम एडवांस थ्रोज सीखने लगे, मैं आसानी से थ्रोज सीख जाता था। मेरे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में मेरी मम्मी ने मुझे टेनिस में भर्ती करवाया था। मुझे टेनिस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं टेनिस में अच्छा भी नहीं था, मुझे खेलना भी नहीं था। मुझे क्या करना था, मार्शल आर्ट्स में। हमेशा जूडो के बारे में सोचता रहता था। इवेंचुअली 10th स्टैंडर्ड तक मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीते जूडो में, बहुत सारे मेडल्स जीते अपने स्कूल के लिए। हमारे स्कूल में कैप्टनसी नहीं थी जूडो टीम की, बट इफेक्टिवली मैं कैप्टन था क्योंकि मैं ओल्डेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस जूडो का बन गया अपने स्कूल का। हमने बॉम्बे चैम्पियनशिप्स जीती। पर चैम्पियनशिप ज़रूरी नहीं होती है। आपकी लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ आपका प्रोसेस होता है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप भी जूडो से सीख सकते हो, आप भी मार्शल आर्ट से सीख सकते हो, यहाँ मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन जीतने के लिए हमारी ट्रेनिंग होती थी स्कूल में। जिस तरह से WWE में मैचेस होते हैं, उसी तरह जूडो मैचेस होते हैं। आप सोचो, आप एक 10 साल के बच्चे हो, आप मेरे जैसे मोटे बच्चे हो, आपका कॉन्फिडेंस एकदम कम है। किसी ने कभी आपको ये नहीं बोला कि वहाँ जा मैच खेल, मार खा के आ या दूसरे को मार। जूडो में एक मैच को कहते हैं रंदोरी। अगर आप अपनी जूडो सेशन में रंदोरी करने जा रहे हो तो रंदोरी होती है एंड में। आपके सेंसाई कहेंगे टाइम फॉर रंदोरी। आपको अपने अपोनेंट से मिलाएंगे जो शायद आपकी वेट और आपकी हाइट जितना होगा, और फिर हाथ ऊपर करके कहेंगे हजमे, मतलब स्टार्ट। स्टार्ट क्या? एक दूसरे के साथ कुश्ती करो और ये ट्राई करो कि आपको उसे नीचे फेंकना है, थ्रो डाउन करना है। एक दूसरे के गीज, कपड़े पकड़ो
कुश्ती करो, पावर यूज़ करो, टेक्निक यूज़ करो, पर बेसिकली थ्रो करो, उन्हें फेंको नीचे, बिल्कुल कुश्ती की तरह। एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जब रंदोरी करने जा रहा है, तो आप ही सोचो उसके माइंडसेट में कितने चेंजेस होंगे। जब आपके सेंसा कहते हैं हाजिबे, या तो मारो या तो मरो। आप 10 साल के हो, आप अभी भी बच्चे ही हो, पर रंदोरी की इंटेंसिटी में उन 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए आप एक अडल्ट बन जाते हो, आप एक वॉरियर बन जाते हो। आप 10 साल के बच्चे हो, और अगर आपने उसे नहीं फेंका, अपने अपोनेंट को नहीं फेंका, तो वो आपको फेंक के आपको मारेगा। पता है क्या क्या होता है एक रंदोरी करने वाले बच्चे में? उसके अंदर वॉरियर मेंटालिटी तभी से बढ़ने लगती है। युद्ध करने जा रहे हो, रंदोरी में आपके दिमाग और आपकी बॉडी का एक बहुत ही इंटेंस लिंक हो जाता है। आपको पता है थ्रोज कैसे करते हैं, आपने टेक्निक सीखे हैं, आपने प्रैक्टिस किया है। उसके साथ साथ आपको अवेयर रहना है कि यार ये बंदा क्या करने वाला है, आपको कॉन्शियस रहना है। एट द सेम टाइम आपको क्रिएटिव भी बनना है। जो टेक्निक्स आपने सीखे हैं वही टेक्निक्स उसने भी सीखे हैं। शायद आपने जितनी प्रैक्टिस की है उतनी प्रैक्टिस उसने की है। शायद आपके स्ट्रेंथ लेवल्स जितने हैं उसके भी स्ट्रेंथ लेवल्स उतने ही हैं। अभी अपने टेक्निक और अपने माइंड बॉडी लिंक के साथ साथ आपको क्रिएटिविटी का एलिमेंट भी डालना है उसमें। मैं कौन सी मूव करूं जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, मैं कैसे इसको गिराऊं। आपका पावर, आपकी साइज एग्जैक्टली सेम है, आपकी प्रैक्टिस भी सेम है, और आपकी क्रिएटिविटी यहाँ तो आपको हार दिलवाएगी, यहाँ तो जीत दिलवाएगी। बिजनेस, लाइफ, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, इन सभी चीज़ों में भी यही लॉजिक होता है। आप किसी के साथ compete नहीं कर रहे हो यहाँ, पर आप स्टैंड आउट किस तरह से करोगे। लोग आपका कंटेंट क्यों देखेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेंगे, लोग आपके यहाँ आकर ये क्यों कहेंगे कि यार मुझे आपके साथ काम करना है। आपके जैसे कई सारे बंदे हैं, कई सारे लोग हैं जिनके पास आपका ही स्किल सेट है। लोग आपके साथ तब काम करेंगे जब आप एक वॉरियर मेंटालिटी के साथ साथ थोड़ी सी क्रिएटिव फ्लेयर, थोड़ा सा कुछ अलग लाएंगे। ये सब होता है एक 10 साल के बच्चे के दिमाग में जब वो रंदोरी करने जा रहा है। स्कूल में मैं बहुत रंदोरी करता था, बहुत जीतता था स्कूल में, इसलिए मुझे कॉम्पिटिशन्स में भेजा जाता था धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक बड़ी बात थी, मैं कावस बिलिमोरिया का स्टूडेंट था, वो एक अर्जुना अवार्डी है। तो ये हो गई रंदोरी की बात। और पता है और क्या सीखते हो आप जूडो में? जूडो डेफिनेटली टेक्निक के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, उसके साथ साथ बेस रिक्वायरमेंट होती है पावर। अगर आप भी एक तगड़े बंदे हो, तगड़े इंसान हो, तो फिर आपको जूडो में थोड़े से एडवांटेजेस हो जाते हैं। ओलंपिक जूडोकास के फोटोज़ गूगल करो, देखो कितने तगड़े होते हैं। स्पेशली जो हैवी वेट्स होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं। स्कूल में मैं भी हैवी वेट कैटेगरी में कम्पीट करता था। आपको तगड़ा होना पड़ता है, आपकी स्टैमिना ज़्यादा होनी पड़ती है, उसके साथ साथ आपके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट होने चाहिए। लोग कहते हैं कि WWE रियल नहीं है, असली चीज़ नहीं है। WWE से सबसे क्लोज रियल चीज़ होगी MMA शायद, एंड नेक्स्ट इन लाइन इज जूडो। बहुत रियल स्पोर्ट है। मैंने गंदे गंदे इंजरीज देखे हैं। मैं कॉम्पिटिशन में जाता था, उनका एल्बो का ये हिस्सा इंजर होके निकल जाता था। मैंने रोते हुए बच्चों को देखा है, चीखते हुए बच्चों को देखा है। मुझे भी इंजरीज पड़ी है, मेरे रिब्स बुरी तरह से ब्रूज्ड हो गए थे। अगर आप रंदोरी करने जा रहे हो, अगर आप जूडो में compete करने जा रहे हो, आपको चाहिए मेंटल टफनेस। मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं जूडो करता था, क्योंकि वो ये देखती थी कि उनके बच्चे के कितने ज़्यादा ब्रूजेस हो गए, कितने इंजरीज हो गए। मेंटल टफनेस, फिजिकल टफनेस। अगर आप बचपन में ही स्पोर्ट्स खेल रहे हो, बचपन में ही टफ बन रहे हो, वो टफनेस ना आपकी लाइफ में भी ट्रांसलेट हो जाता है। मैं इन शेप नहीं था बचपन में, मैं मोटा था बचपन में, और मैं बहुत ज़्यादा तगड़ा था। इसलिए जब मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी, पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी, मेरा प्रोग्रेस बहुत झट से होने लगा। आज भी अगर मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, मेरा स्टैमिना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बचपन में मैंने इतनी ज़्यादा रंदोरी की है। मेरी बॉडी फास्ट रिकवर हो जाती है। शायद आपने अपने लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं खेले होंगे, पर ये याद रखो कि बच्चों को स्पोर्ट्स खिलवाने चाहिए। अगर आपके बच्चे कभी हुए
तो उन्हें कोई ना कोई स्पोर्ट में डाल दो, उस स्पोर्ट में डाल दो जहाँ उन्हें मज़ा आए। एंड ट्रस्ट मी, अगर बॉल स्पोर्ट्स में जैसे टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, उन स्पोर्ट्स को खेलने में मज़ा ना आए तो मार्शल आर्ट्स में डाल दो। हर इंसान के लिए कोई ना कोई मार्शल आर्ट बना रहता है। कराटे, कुंग-फू, जूडो, कल्लरी पाइटू, ये सब चीज़ें अलग अलग मार्शल आर्ट्स के स्टाइल्स हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देंगे, अनुशासन देंगे लाइफ के लिए। टफनेस की बात करता हूँ तो मैं था हैवी वेट। जैसे वेट कैटेगरीज होते हैं ना, आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको कंपटीशन में स्पॉट दिलवाया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन था और मैं अपने स्कूल का इन अ वे हैवी वेट चैम्पियन था। तो आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय स्कूल। मुझे भेजा गया इस कंपटीशन में। मेरी कैटेगरी थी हैवी वेट। मतलब बाकी कैटेगरीज 5-5 kgs के डिवीजन में डिवाइड किए जाते हैं। अंडर 70 कैटेगरी, अंडर 65 kg कैटेगरी, अंडर 60 कैटेगरी। अगर आप 70 kgs से ज़्यादा वेट के हो तो फिर आप हैवी वेट माने जाते हो। मतलब अगर आपका वेट 73 kgs भी है तो आपको शायद से किसी 100 kg के इंसान के साथ फाइट करना पड़ेगा। और ये एक हाइपोथेटिकल सिनारियो नहीं है, ये मेरी लाइफ की एक स्टोरी है। मैं था 73 kgs का। उस दिन, उस कंपटीशन के दिन हमने रजिस्टर में पढ़ा एक बंदे का नाम। मुझे अभी उस बंदे का नाम याद नहीं है, बट उस बंदे का वेट याद है। कुछ 108 kgs का था। 108 kgs। उसकी हाइट ऑलमोस्ट मेरी जितनी थी, मेरे से थोड़ा सा लंबा था, पर 108 kgs का बंदा था वो। किसी भी फाइटिंग स्टाइल में अगर आपका वेट अपने अपोनेंट से 5-10 kg भी ज़्यादा है, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि आप में उतना ज़्यादा पावर है। और वो बंदा मोटा नहीं था, वो बंदे में सिर्फ मसल्स थे। पता कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा बिल्ट होते हैं कम उम्र में, उनके हड्डियाँ भी बड़ी होती हैं, उनके बॉडी भी बड़ी होती है कम उम्र में। मैं 14 साल का था, 9th स्टैंडर्ड में था, और वो बंदा था हैवी वेट कैटेगरी में आपके भाई के साथ। मेरे को याद है जब हम एक टीम के तौर से गए वो रजिस्ट्री के पास, तो मेरी टीम ने मुझसे कहा कि यार ये कौन है, 108 kgs का कौन होता है, कौन सा 14 साल का बच्चा 108 kgs का होता है। और मुझे तुरंत पता चला कि यार मैं हैवी वेट कैटेगरी में हूँ, शायद ये मेरी कैटेगरी का एक अपोनेंट रहेगा। और वही हुआ। टूर्नामेंट्स में क्या होता है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्लेस किया जाता है। मेरी रैंक भी काफ़ी हाई थी, उसकी रैंक भी ऑब्वियसली हाई थी। तो अगर हमें मिलना था उस कंपटीशन में, हम कहाँ मिलते, फाइनल में। जूडो कंपटीशन में क्या होता है, राउंड होते हैं। आपको पहले राउंड में थोड़ा सा शायद इजी अपोनेंट मिल जाएगा, उसके बाद वाले राउंड में जिस बंदे ने एक दूसरी मैच जीती आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ही प्रोग्रेसिव राउंड्स में आपके अपोनेंट्स की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो एक जूडो कंपटीशन को जीतने के लिए एक दिन में ही आपको अपनी स्टैमिना को यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को यूज़ करना पड़ेगा, मेंटल टफनेस को यूज़ करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा अपने बॉल्स को यूज़ करना पड़ेगा। लोगों की फट जाती थी जूडो कॉम्पिटिशन्स में कि यार मैं एक ही दिन में 4-5 भयानक जूडोका का सामना कैसे करूँगा। ये होती है जूडो की असलियत, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स। आप 14 साल के हो यार, जब बाकी के बच्चे घर पर बैठकर हिला रहे हैं, आप यहाँ युद्ध करने जा रहे हो। सोचो, मैं जीता, पहला राउंड आसानी से जीता, दूसरे राउंड में थोड़ा सा युद्ध किया पर जीता, तीसरे राउंड में भी जीता, और आ गया फाइनल का टाइम। मुझे सांड का सामना करना था, ये 108 kgs के सांड का सामना करना पड़ा था। वो भी बहुत आसानी से अपने मैचेस जीत चुका था। ऑनेस्टली तब मेरी फटी पड़ी थी, बट आई रिमेंबर टेलिंग माई सेल्फ कि यार ठीक है, सामना कर ले, तूने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तूने भी अपनी जूडो की लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखा है। और वक्त आ गया रंदोरी का। रेफरी ने कहा हाजी बे, और फाइट शुरू हो गई। उस फाइट को मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उस फाइट में मैं था अंडरडॉग। मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ रॉकी सीरीज़ से, और रॉकी सीरीज़ अंडरडॉग के बारे में है। जिस फाइटर को लोग देखकर कहेंगे यार ये तो ये मैच में डेफिनेटली हार जाएगा, मैं वो फाइटर था उस फाइट में। जब आपकी फ़ाइट स्टार्ट होती है मार्शल आर्ट्स में, जो बाहर की दुनिया होती है ना, वो थोड़ी सी कट ऑफ हो जाती है, कट जाती है, और आपका पूरा का पूरा फोकस उस फाइट में चला जाता है, आपके अपोनेंट के मूव्स में चला जाता है। अगर आप उसके आँखों में भी देख रहे हो, आप अपने आँखों के कोने से उसके पैरों को भी देख रहे हो।
कि वो पैर किस तरह से मूव करे, आप उसके हाथों को भी देख रहे हो। और आपको खुद के बॉडी का भी पावर यूज़ करके खुद को ग्राउंड करना है। वो आपको फेंकने की कोशिश करेगा, आपको ये ट्राई करना है कि आप नहीं गिरे, आपको ये ट्राई करना है कि आप उसे फेंकें। उसका पावर बहुत ज़्यादा था, पर मैं भी मेरा पूरा पावर डाल रहा था वो फाइट में। बॉडी एकदम छोटी करके मैंने उसको थोड़ा सा नीचे खींचा, इसलिए मुझे गिराना इतना आसान नहीं हो रहा था उसके लिए। जब भी मैं उसे हाथ लगा रहा था ना, थोड़ा सा थक जा रहा था, क्योंकि इस सांड का पावर इतना था। अपनी बॉडी को छोटी करके मैं उसके साथ बेसिकली कुश्ती कर रहा था। उसने बहुत ट्राई किया मुझे गिराने को, और थोड़ा बहुत गिरा भी दिया। जूडो में क्वार्टर पॉइंट्स होते हैं, हाफ पॉइंट होता है और एक फुल पॉइंट होता है। एक फुल पॉइंट आपको तब मिलता है जब आप अपने अपोनेंट को स्पीड के साथ, टेक्निक के साथ और उसके बॉडी को कंप्लीटली गिरा देते हो तब। और अगर आपको एक पॉइंट मिल गया, उसका ये मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली मैच जीत जाते हो। तो मेरे भाई को मिले क्वार्टर पॉइंट्स, क्योंकि उसने मुझे पूरी तरह से नहीं गिराया, पर थोड़ा सा मुझे गिरा दिया। फिर उसे मिला एक और क्वार्टर पॉइंट। क्वार्टर प्लस क्वार्टर इक्वल्स हाफ। वो आधी मैच जीत चुका था। जूडो में भी टाइम लिमिट रहता है, रंदोरी का टाइम लिमिट रहता है। तो अगर उसने आपको पूरी तरह से नहीं गिराया, पर उसका स्कोर आपसे ज़्यादा है, तो वो मैच जीत सकता है। आई रिमेंबर, आई थिंक 3/4 ऑफ द मैच गॉट ओवर। थोड़े राउंड्स ख़त्म हो चुके थे। जैसे MMA में रहता है ना, राउंड्स होते हैं। थोड़ी सी कुश्ती कर लो, फिर ब्रेक होता है 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। तो ये लास्ट राउंड का वक्त था। मुझे पता नहीं क्या हो गया उस राउंड में। मुझे पता था अगर मैंने इपॉन पॉइंट यानी कि फुल पॉइंट नहीं जीता, तो ये शायद जीतेगा। और फिर मैं जंगली की तरह अग्रेसिवली, गुस्से के साथ फाइट करने लगा, ऑफेंसिवली फाइट करने लगा। फाइट के स्टार्ट में मेरा पूरा फोकस ये था कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, इसलिए मैंने मेरी बॉडी छोटी कर दी थी। पर फाइट के एंड में मैं ये सोचने लगा, मारो या मरो। मैं जंगली की तरह फाइट करने लगा था, जानवर की तरह फाइट करने लगा था। और आज भी जब मैं उस फाइट के बारे में सोचता हूँ, मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर कोई दूसरी एनर्जी घुस कर फाइट कर रही थी। अगर आपने हमारे इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन का पॉडकास्ट देखा है, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं गॉड में बहुत बिलीव करता हूँ, एनर्जीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ। आई डेफिनेटली फील कि कोई जंगली एनर्जी मेरे बॉडी में घुस गई, और 15-20 सेकंड के अंदर ही मैंने उसको यहाँ वहाँ मूव करके एक 108 किलो के बंदे को जोर से फेंक कर इपॉन पॉइंट जीता। सडनली मैं ये समझा कि यार, मैं एक कॉम्पिटिशन में था। मेरे आसपास लोग मेरे लिए चीयर कर रहे थे, क्योंकि हर कोई अंडरडॉग के लिए चीयर करता है। हर किसी को ये चाहिए कि अंडरडॉग जीते। अब तक वो बंदा जीत रहा था, मैंने कमबैक मार कर ये मैच जीती। जब मैच ऑन होती है, आप मैच में पूरी तरह से अपना फोकस को डाल। जीतने के बाद, इपॉन पॉइंट जीतने के बाद आपका फोकस ब्रेक हो जाता है। आपको अपना सेंसाई दिख जाता है, आपको क्राउड दिख जाता है, आपको रिवॉर्ड्स दिखता है। उस टूर्नामेंट में मैं गोल्ड मेडल जीता था। वो फाइट ने मुझे शायद मेरी पूरी लाइफ के लिए बदल दिया। और उस फाइट का लेसन था कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें थोड़ी सी अग्रेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक भयानक अपोनेंट का सामना कर रहे हो, आप सिर्फ डिफेंस माइंडेड होकर कोई भी गेम नहीं खेल सकते। और ये अटैक माइंडसेट आज मैं बिजनेस में भी अप्लाई करता हूँ। हम साथ साथ 5 बिजनेसेस रन कर रहे हैं बियर बाइसेप्स के थ्रू। मंक एंटरटेनमेंट, लेवल, बिग ब्रेन कंपनी और रेडी सेट जेट। ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, और इतनी शोहरत गेन करने के बाद, हासिल करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि नहीं, अभी चिल कर लेता हूँ। नहीं, ये बिजनेस उसी जूडोका ने बनाया है जिसने अटैक माइंडसेट 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। स्कूल में ज्योग्राफी, मैथ्स, हिस्ट्री अब सीखते हो, उसके साथ साथ अटैक माइंडसेट भी जीत लो। कुछ चाहिए लाइफ में, जाके करो। भगवान से एनर्जी के लिए प्रार्थना करो, यूनिवर्सल एनर्जी बुलाओ खुद के बॉडी में, और जाके मारो या मरो। मुझे पता है कि हमें ना, हमारे ब्रांड के लिए, स्पेशली बियर बाइसेप्स के इंस्टा रील्स के लिए, और जब भी हम मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, हमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिलता है कि यार, आप इतने इंटेंस क्यों, आप इतना काम क्यों करते हो? मैं एक जूडो का हूँ, मुझे सिर्फ काम करना आता है,
मुझे ऑन दी ऑफेंस अटैक करना आता है, वो मेरा पास्ट है। और यही पास्ट और यही एक्सपीरियंसेस और यही माइंडसेट मैं आपके साथ इन पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। मैं योद्धा मेंटालिटी, वॉरियर मेंटालिटी के बारे में बातें करता हूँ। क्यों? ये क्यों करता हूँ? क्योंकि इन सब चीज़ों को मैंने बचपन में सीखा था, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, इन्हीं मेंटालिटीज़ को मैंने बिजनेस में अप्लाई किया, लाइफ में अप्लाई किया। कुछ चाहिए ना अपनी लाइफ में, डिफेंस मेंटालिटी मत यूज़ करो, ऑफेंस मेंटालिटी यूज़ करो, जाके कुछ करो। अगर आप टीम गेम खेल रहे हो, अपने टीममेट्स के लिए लाइफ आसान बना लो। तो ये थे कुछ बचपन के स्टोरीज। पर प्रोसेस की बात की जाए तो पता है, लॉन्ग टर्म में जूडो या कोई भी मार्शल आर्ट आपके लिए क्या कर देता है? आपको टफ बना देता है लाइफ में। कल अगर कोई आपको मारने के लिए आया, आपके फैमिली को कोई मारने के लिए आया, मार्शल आर्ट्स आपको वो कॉन्फिडेंस दे देता है कि हाँ यार, मैं सभी की रक्षा कर सकता हूँ, खुद की भी रक्षा कर सकता हूँ, दूसरों की भी रक्षा कर सकता हूँ। सेल्फ बिलीफ दे देता है, फिजिकल सेल्फ बिलीफ, मेंटल सेल्फ बिलीफ और इमोशनल सेल्फ बिलीफ। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आपको पैसा कमाना है ये करो, अगर आपको सफलता चाहिए ये करो। स्कूल में कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि यार, आपका एक बहुत गंदा ब्रेकअप होने वाला है, आपकी रिजेक्शन होने वाली है, शायद कॉलेज में आप फेल हो जाओगे, शायद जॉब से आप फायर हो जाओगे, शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। उनका सामना कैसे करें ये नहीं सिखाया जाता। ये आप कहाँ सीखोगे? जूडो मैचेस हार। ये आप कहाँ सीखोगे? स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में मैचेस हार कर, क्रिकेट्स में कैच गिरा कर, जूडो में मार खाकर। मैंने टूर्नामेंट्स जीते, पर मैंने टूर्नामेंट्स हारे भी हैं। पर आप हार या जीत के लिए कोई मार्शल आर्ट्स नहीं करते, आप अपने दिमाग को एक वर्कआउट देने के लिए मार्शल आर्ट्स सीखते हो। मार्शल आर्ट्स को हम आर्ट्स कहते हैं क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। यहाँ आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मेंटालिटी, अपनी डिटर्मिनेशन, अपना दृढ़ निश्चय एक्सप्रेस कर रहे हो। ये होते हैं मार्शल आर्ट्स के बेनिफिट्स। अगर आपको ये लगता है कि यार, मैं ये वॉरियर मेंटालिटी कैसे डेवलप करूँ, आप मार्शल आर्ट्स सिर्फ बचपन में नहीं सीख सकते, अभी भी मार्शल आर्ट्स की शुरुआत कर सकते हो। खुद के डिसिप्लिन के लिए, खुद के फिटनेस के लिए, खुद के टफनेस के लिए, खुद के अटैक माइंडसेट के लिए। ये था आज का सोलो पॉडकास्ट। अगर अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, शेयर कीजिए पॉडकास्ट को, और ऐसे ही फाड़ मोटिवेशनल पॉडकास्ट इस चैनल पर रिलीज़ होते जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ रणवीर अलाबादिया।